को किस डायरेक्शन पर लेकर जाना है। चाइना पे तवज्जो दें, सी पैक पर तवज्जो दें। अमेरिका के ख्वाब देखने छोड़ दें। अब अमेरिका कुछ नहीं कर सकता आपसे, वो टोटली भारत के साथ है और वो भारत से पूछ के बात आपसे करेगा। ये डॉलरों के ख्वाब छोड़ दें, अब अपना गुजारा करने की कोशिश करें। और आपके फी जमाना दौर के अंदर ईरान के ऊपर बड़ी सख्त सैंक्शंस थी, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया है अपना। आप भी सर्वाइवल मोड में जाएं। ये महंगी महंगी गाड़ियां करप्शन से लेने छोड़ दें, बड़े बड़े मालात बनाना छोड़ दें, बच्चों को बाहर पढ़ाना छोड़ दें। खासकर अगर पाकिस्तान में सियासत करनी है, पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें। एक तो आपने बिल्कुल पाकिस्तान बनाया ही नहीं, मैं मुसलसल ये कहता हूं, फाइलों में बनाया ये कंट्री आपने, और पहले दिन से ही आप पूछ रहे हैं कि आरजू अगर किसी वक्त मैं बल्कि चाहूंगा इस पर कंपैरिजन करूं, नेहरू साहब ने जो डिसीजन लिए थे, आप मैं मिसाल दे, मैं इमरान खान साहब को बताना चाहूंगा कि नेहरू जितना एक ही वाज बोर्न विद द गोल्डन स्पून, बाहर से पढ़े, फिर जेलें काटी, लीडरशिप देखे उनकी। मैं हमेशा ये क्वेश्चन करता हूं, आप आज कह रही कंपैरिजन, भारत के कितने वजीर आजम भागकर लंदन में सेटल हुए? भारत के कितने आर्मी जर्नल जो है वो भागकर जाके ऑस्ट्रेलिया में और लंदन और दुबई में। सर मैं कंपैरिजन नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं कि हमने उन्हें देखा है कि वो बहुत स्मूथली उनकी कंट्री चली है। सर हमारे यहाँ तो इस साल बताया जा रहा है 1 करोड़ मदरसे से 1 करोड़ बच्चे निकले जिनको हिफ्ज करवाया गया कुरान। तो ये तो पूरे टाइम ये कुरान हाफिज बनाते चले जा रहे हैं, 1 करोड़ बच्चे इन्होंने वो बना दिए मदरसों में, तो स्कूल क्या हाथ भेजेंगे? आरजू आप मदरसे जो है देखें, उसका मदरसों का कभी देखें, से स्टडी करें कि वो मदरसे हैं क्या। वो गरीब आदमी की बेबी सिटिंग है। सूबा सरहद में आम जो हाउस होल्ड है उनके 15-15 बच्चे, कमाने वाला एक आदमी है, वो वहां छोड़ आते हैं, फिर आगे उनको मौलवी जो है वो उनको जो मौलवी बन के वो तैयार करते हैं ज़हनी तौर पे। वहां कुरान की तालीम, इस्लाम की तालीम थोड़ी दी जा रही है। वहां तो मेरा मकसद एक ऐसा एक ड्रामा क्रिएट कर रखा है उन्होंने, और वो बात, और फिर वो यूज करती हैं मुख्तलिफ एजेंसियां उनको, और फिर ये तो इंडस्ट्री है ये कोई आप कह रही हैं कि वहां पे तालीम की बात हो रही है। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है, आप तालीम किसकी बात क्यों नहीं? सारा दिन आपके जो मिनिस्टर हैं, सारा दिन जो आप उर्दू में ट्वीट करते हैं, सारा दिन आपके लौंडे पाड़े जो है वो टिकटॉक उर्दू में कर रहे होते हैं, और अखलाकियात के जनाजे निकाल दिए। जो आखिरी आपकी जो ये मजहबी पार्टी थी, इसने तो तबाही फेर दी इसने। मैं हैरान हूं कि आज मैं बल्कि इस पर डिस्कस करना चाहूंगा। आज एक आपकी और वीडियो निकली इफ्तिखार दुरानी साहब की राबिया मलिक के साथ। ये तो मोरालिटी है आपकी। आप दूसरे लोगों के पीछे जाते हैं, अब तो दोनों लोग ही इनकी अपनी पार्टी के। दूसरा, आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा 5500 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन जो लोग घर के अंदर थे, जिन्होंने मिलिट्री की तनसीबात जो है उनको अंदर घुस के मारा है, तोड़ा है, उनके ऊपर आर्मी के केसेस होंगे। जो बाहर पुरअमन खड़े थे उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, आज अब्दुल कादिर पटेल साहब ने खान साहब की ब्लड रिपोर्ट को भी पब्लिक किया है, और उन्होंने कहा है कि प्लस्तर 6 महीने चढ़ा के फिरते रहे हैं, लेकिन टांग में फ्रैक्चर ही नहीं आया। हाँ, बड़ा इंकशाफ किया उन्होंने, ये तो मौजूदा हो गया। सर मैं अक्सर इंडियन टीवी पे जाती हूँ और कभी मैंने नहीं देखा कि वहां उनके कोई मिनिस्टर जो हैं वो टॉक शो में बैठे हो। हमारे मिनिस्टर सुबह से रात तक टॉक शो करते रहते हैं, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, वो भी पूरा दिन टीवी पे रहते हैं, और बाकी लोग भी पता नहीं काम किस वक्त करते हैं ये लोग। हमारी एंटरटेनमेंट, आप यही तो मैं आपके किसी चैनल के ऊपर कोई बच्चों का प्रोग्राम चल रहा हो, कोई गीत संगीत चल रहा हो, कोई तालीम की बात हो रही हो, ये आपको किसने कहा है ये एंटरटेनमेंट है? ये मुर्गों की लड़ाई जो होती शाम को, ये लोग अब पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाते हैं, और मजे की बात, और उनके हाथ के अंदर वॉल्यूम होता है, जिसको बेइज्जती करानी होती है उसका वॉल्यूम कम कर दिया जाता है, एंकर साहब दूसरे का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, जानबूझ के आग लगा, तीली फेंकता है, जो एंकर होता है वो तीली फेंकता है जिसकी बेइज्जती करानी होती है। तो ये तो लेकिन सर हमारे मिनिस्टर्स क्यों बैठते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती है। मिनिस्टर काम कब करते हैं? सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं, शाम में ये टीवी पे बैठ जाते हैं जाके। आरजू गलत कह रही है। एक 100 मेंबरों की जो कैबिनेट होती है वो मिनिस्टर थोड़ी होते हैं। मुझे ये बताएं कि अभी आपकी कैबिनेट का साइज क्या है? ये मिनिस्टर है? मैं तो नहीं मिनिस्टर मानता। ये तो एक ड्रामा है, ये तो एक बेवकूफ। देखिए जितने एमएनए उतरे, मैंने एक दफा बहुत अरसा पहले पढ़ा था एक जगह पे कि बलूचिस्तान के अंदर जितने एमपीए थे सारे के सारे ही मिनिस्टर थे।
और इस वक्त भी यही हालत है। तकरीबन 100 कुछ होंगे, 150 होंगे आपके टोटल एमएनए, उनमें से 100 मिनिस्टर। इनको कौन मिनिस्टर कहता है? कभी आपने सुना है किसी मुल्क के अंदर वजीर बेमहकमा हो, जिसका महकमा ही कोई, पोर्टफोलियो ही कोई नहीं, लेकिन तनख्वाह वजीर की ले रहा है, गाड़ियां ले रहा है, गार्ड ले रहा है, सारा कुछ। तर हकीकत ये आरजू, आपको सारा इसको, आपकी बिल्डिंग इतनी जो है वो खराब हो चुकी है, आपको बिल्डिंग गिरा के अब इसको ठीक ना कराएं। इसको ठीक कराएंगे तो कुछ नहीं, इसके आप इसी के ऊपर सफेदी कर देते हैं, हर 10 साल के बाद पेंट कर देते हैं, तो नीचे से गंद वही है। इसकी फाउंडेशन अब खड़क चुकी है, इसकी कंडीशन, इसकी फाउंडेशन में क्रैक्स आ चुके हैं। अब इसको गिरा के तो अब खुदारा, वो जो लोगों को आपने 1947 में वादा किया था, आओ जी ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, वो उसको आज यार शुरू कर लें कहीं से, ईंटें मंगाएं, रखें कोई थोड़ी सी। और मैं अगले दिन मैंने बड़े दुख के साथ ये ट्वीट किया, और 2,75,000 लोगों ने उस ट्वीट को देखा। मैंने सिर्फ ये ट्वीट किया था कि आज उन लोगों से पूछें जो 1947 में घर बार छोड़ के अपने अजीजों को मरवा के पाकिस्तान पहुंचे, और फिर यहां से उधर भेजे आपने। कभी सोचा? सर मेरे दोस्त हैं आरजू, मुसलसल मैं आरजू यहाँ पे माजरत के साथ मैं मुसलसल यहाँ लोगों से मिलता हूं जो पाकिस्तान से गए हैं, वो गले मिल के रोते हैं मुझसे, जिनमें हिंदू हैं, सिख हैं, और वो कहते हैं हमारे साथ क्या जुल्म हुआ। मैं बैठता हूं उनके साथ, माजरत करता हूं उनको, मैं कहता हूं मैं भी तुम्हारे साथ, मेरा भी दिल रोता है। लेकिन सोचें जरा, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और उनके जूतों में पांव डालें, और जो आज हो रहा है वो देखें आप, कि ये इसके लिए ये धोखा दिया आपने उन लोगों को, इधर से उधर जाने वालों को, तो दोनों को धोखा दिया। चलो इधर से जो गए वो तो भाई ठीक हो गया, उधर चले गए, भारत अब इस वक्त तरक्कियों में है। लेकिन ये कि जो उधर से इधर आए हैं उनके हालात देखें जरा क्या। लेकिन अब देखें सर मुझे एक मेरे दोस्त हैं मीडिया के, उनका नाम मैं नहीं लूंगी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इलाज ये है कि इसको तोड़ के और दोबारा बनाया जाए, मगर प्रॉब्लम ये कि टूट भी नहीं रहा। क्या ये बात सही है? जुड़ा हुआ भी तो नहीं ना आरजू, ये इसको जुड़ा हुआ कौन करे? मुझे कहते हैं जी, वो मैंने आपको बताया था, मुझसे अक्सर यहाँ पे जो है वो बच्चे ये जो कई जज्बाती कह देते हैं, और तारड़ साहब आप जिस तरह कहते हैं पाकिस्तान को कुछ नहीं होना, मैंने कहा होता कुछ नहीं, सोमालिया बन जाते हैं और कुछ नहीं। सोमालिया खत्म हुआ, अफगानिस्तान खत्म हुआ, खत्म नहीं होते, लेकिन वो चल भी नहीं रहे होते। मसला तो ये है ना, चल नहीं, ये चल रहा है, ये पाकिस्तान कहां चल रहा है? फिर आपकी फेडरेशन सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर है, आपकी फेडरल गवर्नमेंट, बाहर उसकी रिट ऑफ गवर्नमेंट ही कोई नहीं। 4 सूबे हैं, 4 के 4 उसके अलग पार्टियां हैं, अलग उसके अपना उनका अमल दखल है, और सब अदालतें कंट्रोल में नहीं है, हर इंस्टीट्यूशन डिवाइडेड है आपका। और एक पर्सन, बल्कि अब आजकल जो बात ये हो रही है, लोग अब लिख रहे हैं कि ये मजहबी कल्ट था, और कल्ट जो आज तक जो कल्ट होते हैं उनके लीडरान के साथ क्या होता है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी की इबादत की जाती है। उन्होंने लोगों के ज़हन में डाल दिया जाता है कि मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, मैं तो खुदा का रूप हूं, नऊज़ बिल्लाह, मैं तो अवतार हूं। तो आज बिल्कुल ये देख रहे हैं, यही है, ये सियासत तो नहीं रही है, ये तो कल्ट है। और मजहब बार बार हाथ में तस्बीह है। आज मैं बल्कि आज जावेद चौधरी साहब का बड़ा अच्छा आर्टिकल था, उन्होंने लिखा है कि इनके दौर के अंदर जो उस्मान बुज़दार जो थे, बाजवा साहब ने कई फाइलें इनको पकड़ाई थी कि ये देखें, हमेशा खान साहब ये कहते हैं मैं एहतसाब करना चाहता था, बाजवा साहब नहीं करने देते थे। बाजवा साहब ने शराब के लाइसेंस की फाइल इनको एक पकड़ाई थी कि ये देखें जी, ये शराब लाहौर एक होटल में शराब को परमिट दिया गया है, और इसकी सारी जो उसमें से पैसे आपकी फैमिली ने, आपकी वाइफ की पिछली फैमिली ने, सब ने पैसे बनाए हैं, जरा ये देख लें उसको। तो खान साहब ने कहा था नहीं जी, मेरे घर की आप है। खान साहब ने आज तक, आमिर कियानी अगले दिन छोड़ गए पार्टी, उनके ऊपर एलिगेशन था 2 अरब रुपए का। बिल्कुल। खान साहब ने उनको सिर्फ मिनिस्ट्री से निकाला था, केस उन पे किया था, नैब ने पकड़ा उनको? कोई नहीं पकड़ा। वो बाद में जनरल सेक्रेटरी बना दिए गए पीटीआई। खान साहब ने आज तक अपनी पार्टी के अंदर भी देखा कि क्या हो रहा है। लेकिन ये कि देखें, और ये मजहबी पार्टी है, ये रियासत मदीना के ठेकेदार है भाई। लेकिन उसमें आरजू देखें, 2 चीजें हैं। अब इस वक्त जो अब वक्त आ चुका है, मैं मुसलसल बार बार ये कहता हूं, वक्त आ चुका है, अब भारत से सीखें कुछ, भारत से कुछ सीखें। भारत का भी जो उनकी तरक्की शुरू हुई नरसिम्हा राव से शुरू हुई, उससे पहले उनके भी हालात, भारत बिल्कुल बंद था,
भारत के हालात भी उसके उस वक्त नहीं थे। मनमोहन सिंह जो थे वो जब उन्होंने रिफॉर्म्स किए इकोनॉमिक, उस वक्त वो डिफॉल्ट में पहुंचा हुआ था भारत। मैं 2 मुल्कों के ऊपर ये जरूर कहूंगा, पूरी दुनिया के लिए मॉडल है वो। चाइना की तरक्की भी पिछले 40 साल में और भारत की तरक्की भी पिछले 30 सालों में, 40 सालों में। ये पिछले 30-40 साल का जो दोनों मुल्कों का मॉडल है, इसको पूरी दुनिया को पढ़ना चाहिए और इससे सबक सीखना चाहिए। बांग्लादेश से सीखना चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान या डेवलपिंग कंट्रीज में 51% ऑफ द पॉपुलेशन जो होती है खवातीन, उनको घरों में बंद करके ताले लगा दिए जाते हैं। उनको बाहर निकालें, उनको कारोबार में लगाएं, उनको लोन लेकिन सर ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं सर, इनको तो ये गवर्नमेंट से भी हटा देते हैं, सजा भी हो जाती है, जेल भी चले जाते हैं, फांसी भी लटक जाते हैं। लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग और ये रिटायर्ड फौजी, चाहे वो कोई भी हो, इनको तो कोई सजा नहीं होती। अभी बाजवा साहब जो हैं वो यौम तकरीम पे 25 मई को फिर बैठे हुए थे आर्मी चीफ के साथ, जबकि उनके ऊपर किस कदर एलिगेशंस हैं और इनको जो है एकदम आर्मी चीफ के बराबर में बिठाया गया है। तो इनके ऊपर केस क्यों नहीं बनता? इन लोगों के ऊपर, ये जनरल फैज हमीद हो गए, ये शुजा पाशा और कई लोग हैं, इनको कब जेलों में डालेंगे? इनसे कब पूछगछ होगी? ये आपने, मैं कहता हूं आपने सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया आरजू। उसकी वजह ये है, यही वजूहात है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा है। और जो तस्वीर आप बता रही है ना बाजवा साहब की, लोगों ने बड़ा सीरियसली माइंड किया इसके ऊपर रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी लोग परेशान हैं, लोग परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये कि पता नहीं इसको इस ऑप्टिक्स बड़ा कुछ सोच समझ के इन्होंने किया होगा। जाहिर है कुछ ना कुछ इनको पता होगा, जब तस्वीर आएगी लोगों का रिएक्शन क्या आएगा, सिग्नल्स क्या जाएंगे पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में सिग्नल क्या जाएंगे। लेकिन ये जो आपने बिल्कुल बात सही कही है कि सियासतदानों का एहतसाब है, तो जो करप्ट आपकी ब्यूरोक्रेसी है उसका किसने एहतसाब करना? एस्टेब्लिशमेंट का एहतसाब किसने करना? जुडिशरी का एहतसाब किसने करना? यही आपकी नाकामी की और आपकी बदकिस्मती की अलामतें हैं कि आपके कोई कानून है नहीं, अदालतें भी फेल है, अकाउंटेबिलिटी भी फेल है, नैब भी फेल है, हर इंस्टीट्यूशन आपका तबाही के कोने में पहुंचा हुआ है। अब देखें कि आजकल जो हो रहा है, अभी तक वैसे एक बात मैं ये जरूर कहूंगा, खतीजा शाह के केस के बारे में मैंने जब तफसील से पढ़ा है तो वो उसमें अभी तक उन्होंने उसमें रिलीफ नहीं दी। हो सकता है यही स्टार्ट हो फ्यूचर का। हो सकता है कि जो लोग जिन्होंने उसका प्रेशर एक्सेप्ट नहीं किया, हो सकता है दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू अकाउंटेबिलिटी। देखें, हो सकता है सर, क्योंकि सर जिस दिन आसिम सलीम बाजवा या कमर बाजवा या ये फैज हमीद और इस तरह के लोगों को जेलों में डालेंगे, उस दिन लगेगा कि हाँ एक जैसा इंसाफ हो रहा है। लेकिन सर आज फिर इन्होंने पीटीए जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसका फिर एक रिटायर्ड फौजी को इन्होंने चेयरमैन लगा दिया। मतलब सिविलियन इदारों में ये फौजी बार बार लग जाते हैं, मेरे कोई फौजी रहे तो नहीं कि बेरोजगार चेक हो रहा है। ज्यादती है वैसे आरजू, मैं तो क्रॉस द बोर्ड किसी भी रिटायर्ड आदमी को दोबारा असाइनमेंट देना ज्यादती है, क्योंकि किसी नौजवान का हक मारा जाता है। ज्यादती मैंने सिर्फ पाकिस्तान में देखा है, बाहर ये ट्रेंड नहीं है। व्हेन यू आर रिटायर्ड यू गॉन। लेकिन ये कि बदकिस्मती के साथ है, ये बदकिस्मती है मैं समझता हूँ। और उसके बाद फिर ये कहते हैं हम न्यूट्रल हो जाएंगे, हो चुके हैं। किस तरह न्यूट्रल हो सकते हैं जब हर डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो आपका रिटायर बंदा होगा, तो आप तो न्यूट्रल हो ही नहीं सकते। ये ज्यादती है, बिल्कुल ज्यादती। मैं एग्री करूंगा आपसे, बल्कि मैं तो शुरू से ही कहता हूँ ना सिर्फ इनका, जजों को भी एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। आपका हर सुप्रीम कोर्ट का जज जब रिटायरमेंट के पास जाता है, वो लोगों की खुशामदें शुरू कर देता है, रिलीफ देना शुरू कर देता है, इस लालच में कि मुझे रिटायरमेंट के बाद कहीं एडवाइजर लगाया जाए, मुझे इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बनाया जाए, मुझे उधर फिट किया जाए, मुझे एम्बेसडर बनाया जाए। वो खुशामदें शुरू कर देते हैं, फेवरें देनी शुरू कर देते हैं, रिलीफ देना शुरू कर देते हैं, करप्शन शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कि बात वहीं आती है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं। आपने पाकिस्तान नहीं बनाया, आपने एक लूट मार की स्टेट बनाई है और वो हो रहा है, 76 साल से हो रहा है। मेरी तो दुआ है कि आप कभी पाकिस्तान बनाने की कोशिश करें। मैं तो दुआ करता हूं 25 करोड़ लोगों में कोई ऐसा इंसान हो जो वाकई हकीकत में पाकिस्तानी हो, जो पाकिस्तान के लिए दर्द रखता हो, जो ख्वाहिश रखता हो कि आए मिल के पाकिस्तान बनाए। अभी तक तो लोग जो आपके सियासतदान जो है वो आपके सारे डुअल नेशनल हैं, ब्यूरोक्रेसी डुअल नेशनल है। आपके हर बंदा तो आपका जो है वो भागने के लिए लगता है कि वो पासपोर्ट और टिकट जो है वन वे वो जेब में रख के सोते रहा, तो फिर तरक्की किस तरह करेंगे?
आपका और भारत का सबसे बड़ा फर्क यही है, सबसे बड़ा फर्क। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर कोई भी रिटायर्ड आर्मी चीफ भी हमारा पाकिस्तान में नहीं होते। पता नहीं बाजवा साहब यहाँ क्यों भटकते नजर आते हैं थोड़े थोड़े दिन, मुझे समझ नहीं आ रही। बाजवा साहब मैंने देखा है, नोट करता है, बाजवा साहब आजकल पाकिस्तान में आते हैं वेकेशन पे, बता तो बस बाहर ही होते हैं कहीं आसपास। मिडल ईस्ट में देखा गया ज्यादातर तो उनके वो जो डेरे हैं वहीं पे हैं, लेकिन अलमिया है पाकिस्तान का। मैंने आपको कहा था कि मेजर हमारे गुरु वारिया ने साहब ने जो है बड़ी फेवर दी थी